प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान के तहत हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं समानता या समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। 14-15 हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो पहला शब्द जो हमको देखना है वो है लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन अगर अंग्रेजी में कहें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहें शुद्ध सामान्य भाषा में कहें सरकारी नौकरी। ठीक है, इसी को कहते हैं लोक नियोजन। जहाँ लोक शब्द जुड़ा हो इसका मतलब सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक का मतलब सरकारी। समझिए ऐसे जैसे रेलवे, तो रेलवे क्या है? सार्वजनिक संगठन है कि निजी संगठन? तो जहाँ सार्वजनिक शब्द लगा होगा इसका मतलब वो किसका है? सरकार का। और सरकार की सारी चीज़ें किसकी हैं? जनता की। ठीक है, तो यहाँ लोक नियोजन यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी, समानता के अवसर की जो समानता उसके विषय में चर्चा की गई है। तो हेडिंग ये है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन सरकारी नौकरी। 6 भाग में ये अनुच्छेद बटा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में हमने क्या पढ़ा था? विधि के समक्ष समता। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक, तो 16(1) या अनुच्छेद 16(1) जो कहता है वो कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ठीक है, ये जो अनुच्छेद सीधे सीधे कह रहा है कि राज्य द्वारा अगर कोई भी पद सरकारी नौकरी के लिए निकाला जाता है तो सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये पहला। 16(2) क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद को देख लेना है कि अनुच्छेद 15 में हमने क्या देखा था? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। लेकिन यहाँ 2 शब्द और आके जुड़ जाते हैं, उद्भव और निवास। यानी अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से व्यापक है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि राज्य के अधीन अगर कोई सरकारी भर्ती निकलती है तो राज्य का ये दायित्व होगा या हर नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास के आधार पर राज्य नियोजन यानी कि नौकरी देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 तो हो गए 16 के सामान्य अनुच्छेद कि राज्य द्वारा कोई अगर सरकारी नौकरी या सरकारी भर्ती की जाती है तो सबको समान अवसर मिलेगा और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास इन सबों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 2 सामान्य अनुच्छेद। लेकिन 16(3) से लेकर के 16(6) माने जाते हैं अनुच्छेद 16 के ही अपवाद। ठीक है, तो देखते हैं लाइन से पहले क्या है। 16(3) अगर हम देख लें तो सिंपल भाषा में कहें तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की शर्त का निर्धारण है। क्या? संसद विधि बनाकर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के किसी नियोजन या नियुक्ति में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की शर्त निर्धारित कर सकती है। समझ में आया? संसद चाहे तो किसी भी राज्य के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए सरकारी नौकरियों में ये शर्त लगा सकती है कि उसका उसी राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर हम देखें तो उत्तराखंड सरकार को देख लें। समूह ग तक की भर्तियों में केवल उत्तराखंड राज्य के ही नागरिक अपात्र होंगे या उत्तराखंड राज्य के निवासी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के निवासी ही पात्र होंगे समूह ग तक की भर्तियों में उत्तराखंड में। तो ये कैसे संभव हो सका? 16(3) से। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जैसे हिमालयी राज्यों को ले लें तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था हमको देखने को मिलती है कि राज्य विशेष के लिए सरकारी नौकरियों में संसद चाहे तो ऐसा नियम बना सकती है कि वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो उस राज्य का निवासी हो। समझ में आ गया? ठीक, तो ये 16(3) क्या हुआ? 16(1) और 16(2) का सीधे सीधे अपवाद हो गया। वहाँ तो बात की जा रही है नागरिकों के लिए समान अवसर और दूसरे में कहा जा रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान, उद्भव इसके आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) है तो लोक नियोजन के विषय
में अवसर की समता के ही अनुच्छेद में, लेकिन ध्यान ये रखना है 16(1) और 16(2) का जो है ये अपवाद है। वैसे ही 16(4) देख लें, 16(4) भी इसका अपवाद माना जाता है। 16(4) क्या कहता है 16(4) में एक चीज़ ध्यान रखनी है ना कि यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है पिछड़े हुए, ठीक, पिछड़े हुए नागरिकों को। तो पिछड़े हुए नागरिकों को जो शब्द ये 16(4) में यूज किया गया, इसका अर्थ क्या है, यानी इसका मतलब हम कहाँ तक ले जाएंगे, ठीक। तो इस संदर्भ में कई चीज़ें इसमें आती हैं जो हमको देखनी होंगी, ठीक। एक लाइन से उसको देख डालते हैं कि 16(4) क्या कह रहा है। 16(4) में अगर देखा जाए तो ये अनुच्छेद इस तरह है कि इसके तहत राज्य पिछड़े हुए नागरिकों की किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगी। सामान्य भाषा में कहें तो राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो देखे कि जो सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं या नहीं। सभी लोग से तात्पर्य जैसे अपना भारत जाति व्यवस्था पर टिका हुआ है, जातियों के आधार पर लोगों को बांटा गया है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी एक जाति वर्ग का ही सरकारी नौकरियों में वर्चस्व हो गया है, सभी जाति वर्ग का उसमें वर्चस्व, सभी जाति वर्ग उसमें शामिल हैं या नहीं, ये देखना राज्य का काम है। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है राज्य की सेवाओं में, तो वो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो ये आरक्षण जो हम देख रहे हैं ना, ये आरक्षण हमें ध्यान रखना है कि SC, ST और OBC ये आरक्षण हमको मिला 16(4) के तहत, ठीक है। अब आगे चल के इसी 16(4) में दो खंड हुए या दो भागों में अनुच्छेद बंट गया, 16(4) क और 16(4) ख। 16(4) क में अगर हम 16(4) क को अगर देखें तो इसको जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा, ठीक है। अब ये जो व्यवस्था बनाई गई ना, इसमें ये बनाया गया कि अगर प्रोन्नति यानी प्रमोशन में भी अगर ऐसा देखा जाए कि इन प्रमोशन के तहत भी अगर देखा जाए कि जो जाति वाइज प्रमोशन सबका बराबर हुआ कि नहीं, अगर कोई पिछड़ गया है, चाहे SC का पिछड़ गया हो, ST का पिछड़ गया हो, OBC का पिछड़ गया हो, अगर कोई पिछड़ गया है तो प्रोन्नति में भी ये आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाए। तो ये था 16(4) क। और उसके आगे जुड़ा 16(4) ख, इसको जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा। ये क्या कहता है कि आरक्षित जो खाली पद रह गए, जैसे कोई भर्ती निकली और उसमें ये हुआ कि ठीक SC की 100 सीटें, ST की 150 सीटें, OBC की 200 सीटें, और भर्ती जब पूरी हुई तो ये देखा गया कि जितनी सीटें निर्धारित की गई थी उतनी सीटें इस वर्ग से भरी नहीं गई, कुछ सीटें खाली रह गईं। तो अब इन सीटों का क्या हो, तो इन सीटों पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं होगी, ये सीटें अगले साल जो या अगली भर्ती जो आएगी ना उसमें जाकर के ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 16(4) ख इस बात की चर्चा करता है। अब 16(5), ठीक, तो 16(5) भी 16 का ही अपवाद है। अब यहाँ क्या है, इस अनुच्छेद को मैं पढ़ देता हूँ, वो देख लीजिएगा। राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करती है, प्रवर्तनी होगी, ठीक है। प्रवर्तनी होगी का मतलब कि अगर भारत सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है या संसद कोई ऐसा नियम बनाती है जिसके तहत धार्मिक या कोई सांप्रदायिक संस्था है उसके पदाधिकारी के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रक्रिया है, अगर ये व्यवस्था है कि वहाँ पे उसी विशेष धर्म का ही व्यक्ति नियुक्त होगा, ठीक है, या उसी विशेष संप्रदाय का व्यक्ति नियुक्त होगा, तो इससे रोका नहीं जाएगा। ऐसा प्रवर्तनीय है, ऐसा हो सकता है 16(5) के तहत, ठीक है। 16(5) के तहत हो सकता है। उसके आगे एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें अभी परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे 16(6), ठीक है। 16(6) अभी हाल में परिवर्तन हमने 15(6) भी देखा था इसी संदर्भ में, EWS आरक्षण की बात उसमें हुई थी। तो यहाँ भी 16(6) को रखा गया और यहाँ भी ये व्यवस्था दी गई सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण कैसे, वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 16(6), ठीक, नौकरियों में EWS आरक्षण।
ईडब्ल्यूएस का मतलब मैंने हिंदी में समझाया ही था कि सवर्ण वर्ग के वो लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण, उसी में से जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 49.5%। तो अब ये था कि अगर 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाए तो कहाँ से दिया जाए, तो ये उल्लंघन हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि 50.5% जो बिना आरक्षण की सीटें हैं उनमें से 10% आरक्षण दे दिया जाए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सवर्णों को। तो इसी को कहा गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी 103वें संविधान संशोधन, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 16(6) भी, जैसा कि 15(6) हमने देखा था, वैसे 16(6) भी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया इसके तहत राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पे यहीं पे मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकारी नौकरियों में 16(6) के तहत और शिक्षण संस्थाओं में 15(6) के तहत, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और दोनों जुड़ा किससे? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। अब दो शब्द आए, मैंने 14 में चर्चा करना भूल गया था, यहाँ देख लेते हैं। नागरिक, ठीक है, नागरिक और व्यक्ति, इन दो शब्दों का प्रयोग संविधान में होता रहेगा। नागरिक कौन है, व्यक्ति कौन है, यहीं पे थोड़ा सा अंतर ये समझ लेना है कि जहां नागरिक शब्द लगा होगा इसका अर्थ क्या हुआ, जहां व्यक्ति शब्द लगा होगा इसका अर्थ क्या हुआ। नागरिक का मतलब उस भारत का निवासी, ठीक है, यानी नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता हो, ठीक है। निवासी तो वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि निवासी से मेरा तात्पर्य था कि भारत का ही रहने वाला हो। तो ये कह सकते हैं कि नागरिक शब्द केवल जहाँ प्रयोग होगा, यानी कि वो अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। 14 में क्या प्रयोग हुआ था? 14 में शब्द प्रयोग हुआ था व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब नागरिक तो है ही है, भारत के नागरिक तो उसमें शामिल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उस तत्कालीन समय में जो भी विदेशी व्यक्ति भारत में होगा वो भी उसमें शामिल होगा। यानी अनुच्छेद 14 जो है वो सभी के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए भी है और उस समय भारत में मौजूद अन्य देश के लोगों के लिए भी है जो भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 16 पूरी तरह किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये था अपना अनुच्छेद 16, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, ठीक। अस्पृश्यता क्या है? तो देश के आज़ादी के पहले ही एक प्रथा है छुआछूत, जाति वाइज जब विभाजन हुआ व्यक्तियों का, तो उसमें जो निम्न जाति के लोग थे उनका छुआ, न खाना न पीना, या जिस चीज़ को उन्होंने छू दिया उसको अशुद्ध समझा जाना, ऐसी प्रथा थी अस्पृश्यता की। तो जब संविधान बना तो अनुच्छेद 17 में रख करके ये मूल अधिकार बना दिया गया और वहाँ पे एक शब्द दिया गया अस्पृश्यता का अंत, ठीक। अनुच्छेद क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक। एक सेंटेंस में कहें कि अब अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या उसको इसके लिए दंड दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आईपीसी में इस बात का जिक्र नहीं है, ठीक। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो अस्पृश्यता, यहाँ ध्यान रखना है कि अस्पृश्यता के संबंध में आगे चल के संसद ने जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, ठीक। 1976 में इसी का नाम बदल करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी ऐसा कृत्य या कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई कि उसको या तो 500 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा या 6 माह की सजा, हाँ अगर
अस्पृश्यता वाला अपराध थोड़ा अधिक है तो दोनों एक साथ दिया जा सकता है, 500 रुपये का दंड भी और 6 माह की सजा भी। ठीक है, तो ये है अस्पृश्यता के लिए दंड का प्रावधान। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रख लेनी है कि अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाया कौन। तो ये ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों में ही आगे चल के हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 जो हम देख रहे हैं ना, अनुच्छेद 35 के तहत ही संसद कानून बनाएगी मूल अधिकारों से संबंधित। तो अस्पृश्यता से संबंधित कानून भी संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाया, और 35 के तहत बनाने के बाद यहाँ पे 500 रुपये का अर्थदंड यानी कि धन या 6 महीने के कारावास या दोनों की व्यवस्था की। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि क्वेश्चन बनाने वालों को इस अनुच्छेद से बहुत प्रेम है। पूरा पेपर उठा के देख डालिए, हर 2 पेपर में एक पेपर में अनुच्छेद 17 मिल जाएगा कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता का अंत किस भाग में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पूरी तरह तैयार रखिएगा अनुच्छेद 17। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें ये बता रहा हूँ कि संविधान के अंतर्गत अगर अपराध घोषित किया गया किसी कार्य को, तो संविधान के तहत अंतर्गत अपराध घोषित किया जाने वाला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत पहला कार्य है। ठीक है, जिसके तहत संसद ने किसी चीज को अपराध घोषित किया है। ठीक, 17 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, कुल मिला के है क्या, इस अनुच्छेद की शुरुआत होती है, ध्यान ये रखना है कि हम अंग्रेजों के अधीन थे, और जब अंग्रेज यहाँ थे तो जो व्यक्ति अंग्रेजों को समर्थन करते थे उन व्यक्तियों को उन्होंने भारी भरकम उपाधियाँ दे रखी थी, राजा, नवाब, सिताब राय, इस तरह की अनेक उपाधियाँ, और वो बड़े गर्व से उन उपाधियों को अपने नाम के आगे या पीछे लगा करके घूमा करते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो इससे एक समस्या आई कि अगर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार, तो इससे समानता पर पड़ रहा था फर्क। तो उसी संबंध में अनुच्छेद 18 जोड़ा गया, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद की शुरुआत कैसे होती है कि जिन उपाधियों को अंग्रेज सरकार ने प्रदान किया था उनका अंत किया जाता है। ठीक है, ये तो अनुच्छेद की मोटी मोटी बात कि अंग्रेज सरकार ने जो उपाधियां दी थी अब सबका हो गया अंत। ठीक है, अब यही अनुच्छेद बटा है 4 भागों में, जहां ये क्लियर कर दिया गया कि ये उपाधियों से संबंधित क्या क्या चीजें होंगी। अब 18(1) देख लें। ठीक, 18(1) क्या कहता है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राज्य जो उपाधि प्रदान करेगी वो विद्या या सेना से संबंधित। तो विद्या वाला समझ लेना है, जैसे आप जाते हो तो क्या देखते हो, किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो वो डॉक्टर, तो ये डॉक्टरेट उपाधि है उसकी, डॉक्टर की। और कोई अगर पीएचडी कर लिया तो भी वो डॉक्टर लिखेगा, उसका डॉक्टरेट है, वो भी क्या हो गई उसकी उपाधि, करने के बाद वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई शिक्षा से संबंधित। वैसे ही सेना वाले देख लीजिए, सेना के जो भी अधिकारी हैं, कर्नल, जनरल, इस तरह की जो भी उपाधियां लगाई जाती हैं ये सेना से संबंधित। तो ऐसी उपाधियां राज्य दे सकता है। ठीक है, जैसे आपने एमए कर लिया तो आपको एमए की उपाधि मिल गई, आप चाहो तो अपने नाम के आगे लगा सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएट अपना नाम। ठीक है, तो ये हो गई शिक्षा की उपाधि। वैसे आपने बीए किया तो ये भी लगा सकते हो, बीएससी किया वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये उपाधियां राज्य देगा और इनका प्रयोग व्यक्ति कर भी सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 18(2) क्या कहता है, भारत का कोई नागरिक, अभी हमने समझाया था ना, नागरिक और व्यक्ति का मतलब भारत का नागरिक, और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है, जो अपने देश का नहीं है, वो भी व्यक्ति के तहत शामिल हो जाएगा। निवास करने का मतलब किसी काम से आया है, वीजा पासपोर्ट पे आया, भारत सरकार ने उसको बुलाया है, कोई वैज्ञानिक है, भारत सरकार ने कहा ठीक आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको इतना वेतन देंगे, उसको अपने देश से अधिक मिल रहा है, यहाँ चला आया, भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में है, तो वो व्यक्ति के तहत आएगा। ठीक है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद क्या कह रहा है कि जो भी भारत के नागरिक हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, या किसी की भी बात कर ली जाए, जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब यहीं पे देखा जाए कि हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी,
किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी अन्य देशों में जब जाते हैं तो वो देश भी उनको सम्मानित करता है किसी न किसी उपाधि से। तो वो उपाधियों का क्या करेंगे, वो उपाधि कैसे उन्होंने ले ली। तो यहाँ ध्यान रखना है कि संसद इस संदर्भ में कानून बना सकती है और राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। आगे के अनुच्छेदों में इसी बात की चर्चा की गई है। 18(3) में देखें, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात कर दी गई, भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में इस समय है किसी भी कार्य से, चाहे भारत सरकार ने उसको लगा रखा हो या भारत सरकार के विश्वास के पद पर हो या भारत सरकार में कोई नौकरी कर रहा हो। तो यहाँ ध्यान रखना, नेपाल और भूटान को हम ये सुविधा देते हैं कि वहाँ के नागरिक भारत में जो है केंद्रीय सरकार की भर्तियों में पात्र होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है या भारत सरकार ने किसी अन्य देश से किसी को बुलाया है, वो उस समय भारत में है, भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति किसी भी देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर उपाधि उसको ग्रहण करनी है तो उसके लिए उसको लेनी होगी राष्ट्रपति से अनुमति। समझ में आ गया। अगला देखें 18(4) क्या कहता है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भेंट उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान क्या रखना है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला, और है कौन, कोई व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति का मतलब भारत का नागरिक भी हो सकता है, भारत का अनागरिक भी हो सकता है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण किए हुए है, यानी सरकारी सेवा में है, केंद्र सरकार की या राज्यों की सेवा में है, राज्य सरकार की सेवा में, ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो अगर किसी अन्य देश से कोई भेंट, ठीक है, भेंट का मतलब आप यहाँ क्या कर सकते हो, प्रेजेंट, ठीक, स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ कोई उपलब्धि, यहाँ उपलब्धि का मतलब आप कह सकते हो, कहा जा सकता है कि आप कहीं और, हाँ ये थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, अभी देखते हैं, बाद में समझा देंगे। उपलब्धि का मतलब कि हमने कोई विदेश में कोई ऐसा काम किया या कोई विदेशी राज्य हम भारत में काम कर रहे हैं और हमारे काम से खुश है और उस संबंध में हमको जो है कोई उपलब्धि देना चाहता है। समझ में आया। तो इस संदर्भ में इसको समझना है। आगे पद, तो कोई पद भी अगर हमको विदेश में मिल रहा है ना, जैसे मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं और हम किसी विदेश में जा रहे हैं, हम जो है यहाँ भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर हैं या भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी कि हम इस पद को इस देश में धारण करने जा रहे हैं, हम ये पद धारण कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो भेंट, उपलब्धि और पद स्वीकार नहीं करेगा, ठीक। अब ये ध्यान रख लेना है कि भारत का कोई नागरिक है, अगर कोई विदेशी राष्ट्र उसको सम्मानित करना चाहता है तो राष्ट्रपति अगर अनुमति देता है तो ऐसा हो सकता है कि वो सम्मान वो ले सकता है। लेकिन कुछ मामले यहाँ पे उलझते हैं। ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है, यानी निर्देश दे रहा है, ठीक, आदेशात्मक नहीं है। तो जो चीज़ें निर्देशात्मक होंगी उनके लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाती है। जो आदेशात्मक होती हैं या जिनके लिए एकदम बोला गया कि नहीं ऐसा ही करना है, उनके लिए ही दंड की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर संसद चाहे तो इससे संबंधित दंड का प्रावधान कर सकती है अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके, ठीक है। अब एक केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ये केस है 1896 का। तो ध्यान रखना है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1896 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ये माना गया कि उपाधि नहीं, ये सम्मान है, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति न तो अपने नाम के आगे कर सकता है न अपने नाम के पीछे कर सकता है। सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर मैं बताऊं तो सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। वो अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ठीक है। तो ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला था जिसमें ये बताया गया कि ये उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये सम्मान है, ठीक है। समझ में आया। तो ये था अपना समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक।
मैंने पूरी गहराई से आपको पढ़ा दिया है। ध्यान से अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे अगला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके तहत देखेंगे, सबसे पहले एक ही वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 19, उसके आगे अगले वीडियो में वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अपना पूरा हुआ समानता का अधिकार। ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, अपनी नोट्स बनाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट जरूर किया करिए, कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।